गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था और कॉन्सेप्ट में हमने कुछ लाइनें देखी थी। आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 40 होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट में आगे क्या दिया हुआ है। ओके ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद द ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजिंग एक कैसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक या एक पीपल काम नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन बनता कब है, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग साथ मिलके एक ही मोटिव के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे ही ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है वेयर 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर द स्ट्रक्चर फॉर द वर्क अकॉम्प्लिशमेंट इन अ इफेक्टिव मैनर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। पिछले लेक्चर में हमने 3 ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखा था। ये 4th है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई काम का एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या बनाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मैनर में काम करते हैं, उसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है हेंस इट इज नॉन एज अरेंजमेंट। इसीलिए ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग को दूसरा आप क्या कह पाओगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो वो है अरेंजमेंट। ओके, याद रहेगा आपको व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कलेक्ट करना, तो उसको आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, अरेंजमेंट। इन अ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू द ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंटर रिलेशनशिप इस्टैब्लिश्ड अमोंग देम। ओके, यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे कोई एक पर्सन को नहीं दिया जाता कि आपको ये काम करना है, क्योंकि हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोगों को काम करना है। इसलिए हमारे ग्रुप को पूरी की पूरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है और इसलिए उस ग्रुप के बीच में ना इंटर रिलेशनशिप डेवलप होता है, यानी उनके बीच में एक बिजनेस रिलेशन बनता है और उसकी वजह से जो हमारा क्या होता है, जो हमारी जो मोटिव होती है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव होती है, वो बहुत ही ईजिली हम क्या कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है फॉर दिस ह्यूमन बॉडी इज अ एक्सलेंट एग्जाम्पल। और इसके लिए जो ह्यूमन बॉडी है यानी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजिंग की। कैसे, तो आपको पता है ना कि ह्यूमन बॉडी में अगर एक भी पार्ट काम करना बंद कर दे तो कितना ज़्यादा डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। हम कहते हैं जनरली उसे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया मतलब क्या, बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है अगर नहीं भी काम करे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि अगर हार्ट अटैक आ गया और वो व्यक्ति चला गया, यानी बॉडी के बाकी पार्ट्स अच्छा होने के बावजूद भी वो किसी काम के नहीं रह जाते। सेम एज ऑर्गेनाइजिंग में हर एक एम्प्लॉय, हर एक पीपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉय कैपेबल नहीं है या अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो जो ऑर्गेनाइजिंग जो एक बॉडी स्ट्रक्चर की तरह हमारे बिजनेस को डेवलप करने में लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे बॉडी की बात की गई है। द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज अ डिफरेंट बट स्टिल ऑल पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेटेड टू द वन अनदर। हमने देखा है कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट का काम कुछ अलग है। जैसे हाथों का काम करना होता है, जैसे कुछ लिखना, खाना बनाना, किताबें पकड़ना या किसी भी तरह की एक्टिविटी हाथों के द्वारा। पैरों से आप चलने का काम करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आइज देखने का काम करते हैं, जो हमारा ईयर है वो सुनने का काम करते हैं। ये सब में आपने देखा कि हर एक बॉडी का काम कुछ अलग है, लेकिन
फिर भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग है, हर एक एम्प्लॉय को कुछ अलग काम दिया गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी उनके बीच एक रिलेशन होगा, इंटर रिलेशनशिप होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हम आपको अगर फर्स्ट चैप्टर याद होगा, अगर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक था गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। यानी यहाँ पे हम जो गोल सेट किए होते हैं उसी को अचीव करने में लगे रहते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग अ गोल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग क्यों डेवलप करते हैं, क्यों बनाते हैं, तो उसका एक ही रीजन होता है कि प्लानिंग के थ्रू आपने जो गोल डिसाइड करी है उसे अचीव करना। इन द बिजनेस यूनिट द मेन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और सब गोल आर ऑल्सो डिटरमाइंड। किसी भी बिजनेस के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा सेकेंड लेवल, जो कि आपको मिडल लेवल जिसको आप कहते हैं, उसको उसमें डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होता है। अब मैंने आपको कितनी बार कहा है, परचेज टू सेल, फाइनेंस, सारे जो भी होते हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो उन सब का भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। यानी जैसे परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट परचेज करने का, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल करने का, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होती है और सब गोल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिटरमाइन किए जाते हैं, मीन्स के ध्यान में लिया जाता है। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करें, सपोज कि 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ किसी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी फॉर्म यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ अलग तरीके से करने को दिया जाता है। यानी यहाँ पे इंडिविजुअल गोल भी मैटर करता है, ठीक है। हेंस organizing is a linear structure that coordinate with the goal of a business, departmental goals and goal of employees। ये लीनियर स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, वैसे अभी आया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लीनियर स्ट्रक्चर जो कि ऑर्डर में नीचे आता है, ठीक है, जैसे कि ये टॉप लेवल हुआ, ये मिडल हुआ और ये बॉटम हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब कुछ ना सीरीज में नीचे आता है। ऑर्डर एक सीक्वेंस डेवलप मेंटेन करते हैं हम वहाँ पे कि टॉप लेवल को क्या काम करना है, मिडल को क्या करना है, बॉटम को क्या करना है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस गोल बनाते हैं। बिजनेस के गोल के नीचे हमारा आता है डिपार्टमेंटल गोल्स, और उसके नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होता है तो उनका भी कुछ पर्टिकुलर गोल होता है। लेकिन सब पहुँचते कहाँ हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबका रिलेशनशिप हमारे क्या है, बिजनेस गोल के साथ है। Hence it can be referred as a goal oriented activity, इसलिए हम इसको गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग बेस, क्योंकि ये प्लानिंग के ऊपर से डिपेंड करता है। जब तक आप प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक आप ऑर्गेनाइजिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है और ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग। ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम करने जाते हैं वो किसके थ्रू डेवलप हुआ होता है, तो वो प्लानिंग के, जो हमारा प्लानिंग है वो डेवलप करता है। और हमारे ऑब्जेक्टिव को भी डिटरमाइन कौन करता है, तो वो भी प्लानिंग ही करता है। हेंस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग करी हो। The structure of any unit is based on the future implementation of plan। किसी भी फॉर्म का, यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, बेस का मतलब है यहाँ पे डिपेंड करता है। तो वह है आपका फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कि फ्यूचर में आपने जो प्लानिंग करी है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यहाँ पे है किस तरह से लागू करने वाले हो, ओके, किस तरह से हम इसको फॉलो करने वाले हैं। Hence it can be said organizing is a based on proper planning। इसीलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड आता है यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी आपने स्टार्ट की है। अब बात आती है कि जो भी आपने एक ग्रुप मेंटेन किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करो। ओके,
The people of working towards achievement of a common goal are allotted work as per the capability and their skills. अब एक ग्रुप के अंदर आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी, यानी काम करने की कुछ खासियत, उनकी क्षमता और उनके स्किल्स जो कि वो एजुकेशन के दौरान एक्सपीरियंस से उन्होंने अचीव करी होगी, तो हमको उसी के हिसाब से उनको काम अलॉट करना है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी रहेगी। एट द सेम टाइम सच अ पर्सन इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अथॉरिटी। जब आप किसी को कोई काम दो तो उसके साथ साथ आपको उसे अधिकार भी देना होता है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी बिना अधिकार के पूरा नहीं हो सकता। आपको पता है कि दोनों सेम एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। कोई भी अगर कम ज़्यादा होगा तो जो बैलेंस होता है ना, वो कभी भी मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे। Hence, organizing is the structure of established relationship of authority और responsibility among people। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, बनाता है, जो क्या करता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही पैमाने पे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 4th पॉइंट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग में क्योंकि इंसान, ऑर्गेनाइजिंग डेवलप कौन करेगा, बनाएगा कौन, तो वो भी इंसान है। किसके लिए बनाएगा, तो वो भी इंसान के लिए, यानी टोटली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ह्यूमन एलिमेंट्स के ऊपर। इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग आर एट द सेंटर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सेंटर में कौन होता है, सारे काम काज किसके देख रेख में होती है, किसको सेंटर में रख के किया जाता है, तो वो है ह्यूमन बीइंग। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंड ऑन द पीपल। किसी भी बिजनेस के सक्सेस पूरी तरह से वहाँ पे काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हु आर वर्किंग इन इट। हेंस फॉर द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन एस्टैब्लिश इज नेसेसरी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने बनाने की कोशिश की है वो इफेक्टिव तरीके से काम करे, तो यहाँ पे ह्यूमन जो काम करे उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमारा 5th पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, याद रहेगा आपको, ठीक है। क्या होता है, चेंजेबिलिटी, ओके। मीन्स कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगे कि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है उसमें काम नहीं कर सकता, तो आप तुरंत उसमें बदलाव कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल बनाना है। When once again organization is formed, there is a no changes for the change in same। एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम फ्रेम कर देते हैं, मीन्स की बना देते हैं, तो उसमें चेंज करना मुश्किल हो जाता है। सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। लेकिन आप सुटेबल यानी एक उपयोगी चेंजेस इसमें ला सकते हो, किसके हिसाब से, तो चेंज होने वाले सर्कमस्टांसेस प्लस सिचुएशन से। अगर आपको लगता है कि आज का सिचुएशन हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया था, बनाया हुआ था, वो इस सर्कमस्टांसेस के साथ मैच नहीं कर रहा है, इस सिचुएशन में वर्क नहीं कर सकता, तो आप वहाँ पे सुटेबल चेंजेस बिल्कुल कर सकते हो। द चेंजेस एंड द वेरिएशंस कैन बी मेड व्हेन देयर आर अ मेजर चेंजेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और अ न्यू डिस्कवरीज। अब यहाँ पे चेंजेस, वो सुटेबल चांसेस कौन से हैं या सिचुएशन कौन सा है जहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो वो क्या होगा, जब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है, एडवांसमेंट चेंज हो जाता है, या फिर कोई न्यू डिस्कवरी सामने आती है बिजनेस एरिया में, तब हमें वहाँ पे चेंज लाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 6 नंबर का पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब जो आंतरिक रिलेशन यानी रिश्ते की बात की गई है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना बिजनेस को जो अफेक्ट करता है वो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपके जो आंतरिक जो इंटरनल मैनेजमेंट है ना, उसमें किसी तरह की अगर प्रॉब्लम बिजनेस फेस कर रही है ना, तो वहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप अमोंग वर्क पोजीशन एंड डिवीजन।
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जब हम भी डेवलप करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, तो रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। किसके बीच? काम के बीच, काम करने वाले की पोजीशन के बीच और किए गए काम के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच। जिस एम्प्लॉय को जो काम मिलना चाहिए रियल में वही मिले तो सही है। अगर उसकी कैपेबिलिटी के अलावा कोई काम आप पकड़ा देते हो तो वहाँ चाह के भी वो जो इंटर रिलेशनशिप है ना, उसमें वो जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए, जो उसका हिस्सा होना चाहिए, वो कभी दे नहीं पाएगा। और इससे क्या होगा, वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी, किसी भी तरह का झगड़ा हो जाएगा और इस तरह से जो बिजनेस जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करना था वो नहीं हो पाएगा। It gives clarification about the relationship of one work with the other work and the one division with the other division। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे कौन से डिवीजन में क्या काम होगा, कैसे होगा, किस तरह से हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब कुछ अगर क्लियर होगा तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो अराइज होने की जो चांसेस है, संभावना है, उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 7 है मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल। यहाँ पे सुपरवाइजिंग की बात की है। मॉनिटरिंग का मतलब सुपरविजन करना, ठीक है, देख रेख करना कि काम किस तरह से हो रहा है। मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक इक्विपमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये बेसिक यानी शुरुआती इक्विपमेंट्स माने जाते हैं। Whether the employee is performing his task as per power and responsibility assigned to him or not। कंट्रोल करना या मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है कि ये चेक करना कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ को पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर सच अ मैटर प्रोविजंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि काम, आपको पता है ना कि आज का टाइम ऐसा है ना कि जब तक लोगों को कहना दो तब तक उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आती। इसीलिए आज है ना सुपरविजन करना पड़ता है या सुपरवाइजर को में इतना हाई फी पे करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। नहीं तो अगर सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती तो कभी भी इस तरह के सिचुएशन अराइज नहीं होते। तो इसी जो मैटर्स है इसी को अवॉइड करने के लिए कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग का जो काम है वो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 8 नंबर देख लेते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। इन अ ऑर्गेनाइजेशन मेनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए टारगेट करते हैं। The organization provide effective structure to them so that group activity can be conducted properly। और ऑर्गेनाइजेशन हमें एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम सारे काम को, सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो एडमिन स्ट्रक्चर है यानी जिनका खास करके काम होता है फॉर्म की देखरेख करना, वो स्ट्रक्चर हमें किस तरह से हैंडल करना है। Organizing is a particular kind of control administrative structure। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। इन अ बिजनेस यूनिट रूल्स एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेशनशिप द सेम फॉर्म इन ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी बिजनेस के अंदर जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो कंट्रोलिंग सिस्टम रखी है, वो किस तरह से डिफाइन करता है रिलेशनशिप को, तो जिस तरह से आपने कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये सारे काम करेंगे। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑर्गेनाइजिंग का वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेसिंग देखेंगे कि प्रोसेस किस तरह से करना है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ओके, थैंक यू।